Niper J Pharmacology Day 2. Welcome back to Niperian Khushi, and the topic of for our today class is CNS pharmacology. We will study CNS, whole CNS in a single day. That is Parkinson, Alzheimer, all CNS like anxiety, psychosis, complete CNS I will cover in a single day, that is today. Niper J Pharmacology Day 2. If you want to join, if you want to connect, if you want to cover, if you want to revise your complete CNS, just stay connected with me. Okay guys? Okay, let's start. What actually is CNS? Introduction to CNS. वैसे तो हम सबको पता है, बट एक बार फिर भी all CNS drugs either slow the brain डाउन और स्टिमुलेटेड बाय मॉडिफाइंग न्यूरोट्रांसमीटर्स. ठीक है, जितने भी CNS की ड्रग्स है वो क्या करती है, न्यूरोट्रांसमीटर में कुछ मॉडिफिकेशन करती है, या तो उसे स्लो डाउन कर देगी या फिर उसे स्टिमुलेट करती है. और कोर आइडिया फॉर CNS फार्माकोलॉजी इज व्हाट, ईदर एक्साइटेशन और इनिबिशन. ओके, अगर एक्साइटेशन हमारे ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो जाता है तो सीजर्स और एंजाइटी देखने को मिलती है, इनिबिशन बढ़ जाता है तो स्लीप और एनेस्थीसिया देखने को मिलता है. उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं. मैं कुछ चार ही बताऊंगी न्यूरो ट्रांसमीटर्स, यही इंपॉर्टेंट है. ये देखो, गाबा. गाबा का मतलब है ब्रेन को ब्रेक स्लो करेगा, मेन इनिबिटर न्यूरो ट्रांसमीटर है. मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है कि क्लोराइड चैनल को ओपन करता है और हाइपरपोलराइजेशन करता है मेम्ब्रेन में. और क्या प्रोड्यूस करता है, स्लीप और सेडेशन की कंडीशन. और इसका जो इफेक्ट है वो है एंटी सीजर इफेक्ट. ओके, मोस्ट CNS डिप्रेसेंट ड्रग्स इंक्रीज काबा. नेक्स्ट इज ग्लूटामेट. ग्लूटामेट इज ब्रेन एक्सेलेरेटर. चलो जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं. ग्लूटामेट क्या है, एक ब्रेन एक्सेलेरेटर है, मेन एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, रिस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी एंड लर्निंग, ओवर एक्टिविटी में कॉज सीजर्स. ओके, ग्लूटामेट इज एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर, हम सबको पता है. इसका एक बार मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जरा रिकॉल करो, कौन से रिसेप्टर पर काम करता है और क्या करता है. ठीक है, नेक्स्ट इज डोपामिन. डोपामिन क्या काम क्या होता है, मूवमेंट को कंट्रोल करना, रिवॉर्ड पाथवे एंड बिहेवियर. लो डोपामिन हुआ तो पार्किंसन डिसीज होता है, और हाई डोपामिन हुआ तो साइकोसिस लाइक शिजोफ्रेनिया जैसी कंडीशन देखने को मिलती है अगर डोपामिन बढ़ा तो. और ये जो न्यूरो ट्रांसमीटर है इनके साथ हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है. रिवाइज करो जल्दी जल्दी. नेक्स्ट इज सीरोटोनिन. सीरोटोनिन हमारे मूड को, एंजाइटी, स्लीप, एपेटाइट, हर चीज़ को कंट्रोल करता है. और अगर सीरोटोनिन कम होता है तो डिप्रेशन देखने को मिलता है, क्योंकि सीरोटोनिन को हम, और सीरोटोनिन का दूसरा नाम क्या है, सीरोटोनिन का दूसरा नाम बताओ और ऑक्सीटोसिन का दूसरा नाम बताओ. यस, उसके बाद आता है ब्लड ब्रेन बैरियर. व्हाट इज ब्लड ब्रेन बैरियर? ब्लड ब्रेन बैरियर हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है. उसके फीचर्स है जैसे कि एंडोथेलियल जंक्शंस उसमें देखने को मिलता है, और कुछ ग्लियल सेल्स मिलते हैं लाइक एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लियल सेल्स एंड अदर ग्लियल सेल्स. और एक और बात थी इसमें, जो श्वान सेल, दो तरह के सेल होते हैं ना, श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट. ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म्स माइलिन शीथ. ओके, ओलिगोडेंड्रोसाइट, जो ओलिगोडेंड्रोसाइट है वो ये माइलिन शीथ की तरह बनाती है, CNS में बनाती है. और जो माइक्रोग्लियल सेल है वो ओलिगोशीथ का माइलिन शीथ कहाँ बनाती है, PNS में बनाती है. ठीक है, तो ओलिगोडेंड्रोसाइट फॉर्म माइलिन शीथ इन CNS, ये भी इंपॉर्टेंट है. और ये भी हमें पता है कि सिर्फ लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स कैन एंटर इजीली इनटू द ब्लड ब्रेन बैरियर एंड आयनाइज्ड ड्रग्स कांट क्रॉस और नेग्लिजिबल क्रॉस. ठीक है, अगर एग्जाम में कुछ आया तो जितनी ज़्यादा लिपिड सोल्यूबिलिटी होगी ड्रग की, उतना अच्छा उसका CNS एक्शन होगा. ओके, नेक्स्ट इज CNS ड्रग एक्शंस. ओल्ड CNS ड्रग्स डू वन ऑफ थ्री थिंग्स. या तो वो क्या करती है, कोई भी अगर CNS ड्रग होती है तो वो ब्रेन को डिप्रेस करती है, वो उसे नॉर्मलाइज करती है, वो स्टिमुलेट करती है ब्रेन को. अब कुछ एग्जांपल जैसे कि जितने भी सेडेटिव और एनेस्थेटिक है वो ब्रेन को डिप्रेस करते हैं. एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक हम नॉर्मलाइज करने के लिए देते हैं, और जो कैफीन है वो स्टिमुलेशन के लिए देते हैं. अगर किसी पर्सन को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है तो, या फिर उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही है ना, सेडेशन की कंडीशन में अगर हम स्टिमुलेंट दे देते हैं तो वो हमारे ब्रेन को स्टिमुलेट करता है. ओके, अभी मैंने आपको इंट्रोडक्शन पढ़ाया सिर्फ CNS का. उसमें देखते हैं उसके 20 MCQs जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके एग्जाम के लिए. लाइक मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज GABA. सेकंड वन इज मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर इज ग्लूटामेट. डोपामिन डेफिशिएंसी कॉज पार्किंसनिज्म, है ना. नेक्स्ट इज एक्सेस डोपामिन लीड्स टू साइकोसिस लाइक शिजोफ्रेनिया. BBB मेनली प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ आयनाइज्ड ड्रग्स एंड वो खुद से किसको पास होने देती है, किसके लिए परमेबल होती है, हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स के लिए. CNS डिप्रेसेंट्स मेनली इंक्रीज गाबा. और जो मेमोरी न्यूरो ट्रांसमीटर है, याद रखना, जो मेमोरी न्यूरो ट्रांसमीटर है वो है ग्लूटामेट जो कि एक एक्साइटेटरी न्यूरो ट्रांसमीटर है. तो ग्लूटामेट क्या है, मेमोरी के लिए रिस्पॉन्सिबल है.
उसके बाद है मोड न्यूरो ट्रांसमीटर इज सेरोटोनिन, ग्लाइसिन एक्ट्स मेनली इन स्पाइनल कोड। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लाइसिन एक्ट्स मेनली इन स्पाइनल कोड। देखो वैसे तो आपको सब कुछ रिवाइज करना है, लेकिन अगर लास्ट टाइम पे कुछ मिनट्स में आपको कुछ रिविजन करना है तो ये बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ ये तो इम्पोर्टेंट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये बिल्कुल मत छोड़ना। लाइक मोड न्यूरो ट्रांसमीटर सेरोटोनिन, ग्लाइसिन एक्ट्स मेनली इन स्पाइनल कोड, on BBB composed of tight junctions. Next is CNS stimulant example is caffeine. बट आपको नाइपर में फिर भी एक अच्छी खुशखबरी है कि आपको जो ऑप्शंस होंगे वो हार्ड नहीं होंगे, डायरेक्ट क्योंकि नाइपर को भी पता है कि टाइम बहुत कम है, तो आप लोगों को डायरेक्ट आंसर देखने को मिलेगी, डायरेक्ट। उसमें कुछ ऐसे लेंदी क्वेश्चंस नहीं होंगे जिसमें आपको पढ़ने में टाइम जाएगा, या फिर सिर्फ आपको जो टाइम लगेगा वो नॉन फार्मा लगने वाला है। तो मैं बस ये बोल रही हूँ, फार्मा अपना स्ट्रॉन्ग करो और नॉन फार्मा भी थोड़ा थोड़ा पढ़ो, जो मैं सीरीज़ है मेरी उसको फॉलो करो तो हो जाएगा। नेक्स्ट इज हाइपरपोलराइजेशन अकर्स ड्यू टू क्लोराइड इनफ्लक्स। पता है किसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, गाबा का। किसका है, गाबा का। नेक्स्ट इज सेडेशन अकर्स ड्यू टू इंक्रीज इनहिबिशन, ऑब्वियसली सीजर अकर्स ड्यू टू एक्साइटेशन। नेक्स्ट लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स क्रॉस बीबीबी बाय डिफ्यूजन। नॉर्मल डिफ्यूजन के थ्रू जो हाईली लिपिड सोल्यूबल ड्रग्स है वो इजीली क्रॉस कर जाती है बीबीबी को। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड पाथवे न्यूरोट्रांसमीटर इज डोपामिन। सीएनएस ड्रग्स मेनली एक्ट एट साइनेप्स। वेयर, साइनेप्स। ये थोड़ा नया कॉन्सेप्ट है तो इसको लर्न कर लो, ठीक है। साइनेप्स पे काम करती है जितनी भी सीएनएस की ड्रग्स होती है। अगर हमारी बॉडी में गावा बढ़ा तो क्या होगा, स्लीप एक्साइटेटरी ट्रांसमिशन इंक्रीजेस, सीजर रिस्क। नेक्स्ट इज सीएनएस बैलेंस मीन्स एक्साइटेशन इज इक्वल टू इनहिबिशन। नॉर्मल जो है हमारी बॉडी में वो एक बैलेंस बना रहे, है ना। सीएनएस हमारी बॉडी होमियोस्टेसिस यही तो चाहती है कि जो एक्साइटेशन है वो इनहिबिशन के इक्वल ही हो जाए, मीन्स बैलेंस हो जाए, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाए हमारी बॉडी में। The first topic of CNS, that is introduction of CNS, is completed. Now we will move ahead. That is general anesthetics. Okay, the second topic for CNS is general anesthetics. I think we should have to cover 8 to 10 topics, है ना? Okay, general anesthetic. Anesthesia is a reversible coma produced by the drugs. Goal of anesthesia: loss of consciousness, analgesia, muscle relaxation, एंड लोकल लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस। अभी हमें देखना है कि जो एनेस्थेटिक्स है वो काम कैसे करते हैं। ये क्या करते हैं, गाबा की इनहिबिशन को इंक्रीज करते हैं और ग्लूटामेट की एक्साइटेशन को कम करते हैं। ब्रेन एक्टिविटी स्लो हो जाती है। रिवाइज करो अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। जो ब्रेन एक्टिविटी है वो स्लो हो जाती है जिसकी वजह से अनकॉन्शियसनेस देखने को मिलती है। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है रेटिकुलर फॉर्मेशन का, है ना, रेटिकुलर फॉर्मेशन। तो टेल मी व्हाट इज रेटिकुलर फॉर्मेशन इन कमेंट बॉक्स। Then moving on to the next, that is important clinical drugs। हाँ, कुछ clinical drugs में क्लासिफिकेशन नहीं रिवाइज कराऊंगी क्योंकि क्लासिफिकेशन आपने जो अपना लर्न करा था, ठीक है, क्लासिफिकेशन जो आपने GPAT के टाइम लर्न किया था वही लर्न करो, उसे रिवाइज करो, रिकॉल करो। मैं बस कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स, कुछ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाऊंगी जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी मैंने कितनी बार बोला कि क्लासिफिकेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, तो वही पढ़ो जो आपने GPAT के टाइम पढ़ा था, उसको ही रिवाइज करो, रिकॉल करो। क्योंकि अभी अगर मैं कुछ दूसरी या तीसरी कोई ट्रिक बताऊंगी तो आप उसे वैसे भी नहीं पढ़ोगे, आप वही पढ़ोगे जो आपने पहले पढ़ा था। तो बस मैं ये कहूँगी कि जो आपने पहले पढ़ा था उसको रिवाइज करो, ठीक है। कम टू दी इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ड्रग्स लाइक प्रोपोफोल। प्रोपोफोल क्या है, इसका फास्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन है, इसकी रिकवरी भी फास्ट है, एंटी वोमिटिंग भी है, यूज फॉर इंडक्शन। बट एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आता है वो आता है ये, एग्ज़ाम का पीरियड है ये, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईवी एनेस्थेटिक इज प्रोपोफोल। इसके बारे में कुछ याद करो या ना करो लेकिन ये ज़रूर कर लेना, मोस्ट कॉमनली यूज्ड आईवी एनेस्थेटिक इज प्रोपोफोल। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है कीटामाइन। कीटामाइन तो हमें पता है बहुत यूनिक ड्रग है, क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करती है और पेशेंट अपीयर्स अवेक बट अनअवेयर। पेशेंट अनअवेयर हो जाता है अगर कंटिन्यू यूज़ करता है ना कीटामाइन का, कुछ टाइम अगर उसने यूज़ किया तो वो ऐसा होता है कि दिखता है हमें जगा हुआ है लेकिन वो अनअवेयर हो जाता है कम्प्लीटली। इसलिए ये बहुत यूनिक ड्रग है क्योंकि ये डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया कॉज करती है, ठीक है। चलो कीटामाइन का फटाफट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और जनरल एनेस्थेटिक का जल्दी से रिकॉल करो आप क्लासिफिकेशन। बाकी इसके इफेक्ट, जो कीटामाइन के इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा देगी और हेल्यूसिनेशंस बहुत ज़्यादा कर देगी। बाकी एक्ट्स बाय ब्लॉकिंग NMDA रिसेप्टर, ओके। नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड तो हमें पता ही है कि
स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक, वीक एनास्थेटिक यूज्ड विद अदर ड्रग्स। नाइट्रस ऑक्साइड को हम कभी भी एलोन कभी भी यूज़ नहीं करेंगे। ओके, क्यों नहीं करेंगे, रीज़न और किसके साथ यूज़ करते हैं आपको पता ही होगा, बट फिर भी मैं बता देती हूँ क्योंकि इम्पॉर्टेंट है। जो हम नाइट्रस ऑक्साइड है उसको 70% नाइट्रस ऑक्साइड को हम यूज़ करते हैं 30% ऑक्सीजन के साथ। 30% ऑक्सीजन के साथ क्यों? क्योंकि जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो क्या है, एक लाफिंग गैस भी है। और वो अगर लाफिंग गैस है और पेशेंट अगर उसने ले लिया तो वो हंसता ही रहेगा। तो हमें इसको थोड़ा तो डाइल्यूट करना पड़ेगा ना विद 30% ऑक्सीजन के साथ, तो इसको याद रख लेना, ठीक है। और एक और इम्पॉर्टेंट है नाइट्रस ऑक्साइड के बारे में, ये सेकेंड याद आया कुछ? सेकेंड, जी हाँ, सेकेंड गैस इफेक्ट इससे कोरिलेट करता है। सेकेंड गैस इफेक्ट अगर आए तो समझो नाइट्रस ऑक्साइड वुड बी द आंसर। नेक्स्ट इज स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया, पता है हमें। फर्स्ट स्टेज इज पेन रिलीफ, ये कोई नहीं पूछेगा आपसे। एक्साइटमेंट, ओवरडोज, आपसे जो पूछेंगे ये पूछेंगे कि सर्जरी कौन से स्टेज ऑफ एनेस्थीसिया में की जाती है, तो वो आप याद रखना फेज़ 3 में करी जाती है, सर्जिकल स्टेज में की जाती है। और हम पेन रिलीफ वाले स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, क्योंकि एनाल्जेसिया मीन्स पेन रिलीफ होता है ना, एनाल्जेसिया, स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया। एक्साइटमेंट वाले स्टेज को बोलते हैं स्टेज ऑफ डेलीरियम, इसको बोलते हैं स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया। और जो ओवरडोज वाली है इसको हम बोलते हैं स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल अनडिजायर्ड है, इसमें जो पेशेंट है उसको कोमा या फिर डेथ हो सकती है, आपने पढ़ा ही होगा। और हाँ, रेटिकुलर फॉर्मेशन पता है ना आपको? रेटिकुलर फॉर्मेशन का मतलब है बंच ऑफ नर्व्स विच मेंटेन ए नॉर्मल स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। और ये जो एनेस्थेटिक है, जनरल एनेस्थेटिक है, रेटिकुलर फॉर्मेशन पे जाके ही काम करता है। इसका जो साइट ऑफ एक्शन है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन ही है। और रेटिकुलर फॉर्मेशन क्या है? बंच ऑफ नर्व्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग ए बैलेंस ऑफ कॉन्शियसनेस, ठीक है। उसके बाद जो इसकी डेंजरस कॉम्प्लिकेशन आती है एनेस्थीसिया की, वो क्या हुआ है देखो। ये डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस व्हाट? मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया, सडन फीवर, मसल रिजिडिटी, हाइपर मेटाबॉलिज्म। और जो ये सब है, जो डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस होती है, इसका जो ट्रीटमेंट है वो है डेंट्रोलिन सोडियम। सुना है ना आपने? डेंट्रोलिन सोडियम पता है ना उसके बारे में? तो अगर जनरल एनेस्थीसिया के बारे में डेंजरस कॉम्प्लिकेशंस है और अगर ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा होता है तो हम डेंट्रोलिन सोडियम देते हैं उसके ट्रीटमेंट में। देन नेक्स्ट इज 20 MCQs अबाउट जनरल एनेस्थीसिया। द वेरी फर्स्ट इज डिजायर्ड सर्जिकल स्टेज इज स्टेज 3rd। एंड यू नो स्टेज 3rd के 4 प्लेन्स होते हैं, प्लेन 1, 2, 3 एंड 4। तो जो सेकंड वाला प्लेन है, स्टेज 3rd का सेकंड वाला प्लेन, इसमें की जाती है सर्जरी, ठीक है। इसमें सर्जरी करते हैं हम लोग, मतलब हम लोग नहीं, डॉक्टर्स। नेक्स्ट वन इज फास्टेस्ट इंडक्शन ड्रग इज प्रोपोफोल। डिसोसिएटिव एनेस्थेटिक इज केटामाइन इंक्रीज क्या करता है? बीपी। केटामाइन किसे ब्लॉक करता है? एनएमडी रिसेप्टर को। मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया ट्रीटमेंट इज डेंट्रोलिन सोडियम। नेक्स्ट इज नाइट्रस ऑक्साइड मेनली प्रोवाइड्स एनाल्जेसिया, ठीक है। नाइट्रस ऑक्साइड मेनली प्रोवाइड्स एनाल्जेसिया। आप इसको ऐसा रख सकते हो कि जो हंसी है वो दर्द से मुक्ति देती है, नेक्स्ट इज एनास्थेटिक्स मेनली एनहेंस गाबा। स्टेज 2 शोज एक्साइटमेंट, मैंने बोला था ना, स्टेज ऑफ डेलीरियम और एक्साइटमेंट की स्टेज है स्टेज 2। फर्स्ट इज स्टेज ऑफ एनाल्जेसिया, सेकेंड वन इज स्टेज ऑफ डेलीरियम, थर्ड वन इज स्टेज ऑफ सर्जिकल एनेस्थीसिया एंड फोर्थ इज स्टेज ऑफ मेडुलरी पैरालिसिस, जो कि अनडिजायर्ड है। नेक्स्ट इज एनेस्थीसिया ओवरडोज कॉज रेस्पिरेटरी फेलियर। प्रोपोफोल का एडवांटेज है रैपिड रिकवरी। और पीडियाट्रिक इनहेलेशनल इंडक्शन ड्रग इज सीवोफ्लोरिन, है ना, सीवोफ्लोरिन। इसमें एक और जो कॉन्सेप्ट इम्पॉर्टेंट है वो है MAC, मिनिमम एल्वेलर कंसनट्रेशन। और ये पोटेंसी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, जितना कम MAC होगा उतनी अच्छी ड्रग की पोटेंसी होगी। MAC क्या है? मिनिमम एल्वेलर कंसनट्रेशन। और वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो रिप्रेजेंट करता है कि मिनिमम मैं बोल रही हूँ, सुनो ध्यान से, मिनिमम एल्वेलर कंसनट्रेशन
इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेपर इन एल्वियोलाई. वेपर की कंसंट्रेशन इन एल्वियोलाई. मिनिमम एल्वियोलर कंसंट्रेशन इज द कंसंट्रेशन ऑफ वेपर in alveoli of the lungs. alveoli क्या होती है? alveoli of the lungs that is needed to prevent movement in 50%, I say 50% of subject in response to surgical stimulus. So what is minimum alveolar concentration? minimum alveolar concentration वो concentration है वेपर की किसमें? alveoli में, जो कि ज़रूरी है 50% सब्जेक्ट्स का to prevent movement in 50% of subject in response to surgical stimulus. ठीक है, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है पोटेंसी की. वैसे तो आपको पता ही होगा बट मैंने रिकॉल करा दिया क्योंकि इंपॉर्टेंट है और इसको बिल्कुल मत छोड़ना, करके ही जाना. नेक्स्ट इज कीटामाइन का मेजर एडवर्स इफेक्ट है हेल्यूसिनेशन, है ना, हेल्यूसिनेशन. आयो इंडक्शन ड्रग का एग्जांपल है प्रोपोफोल. सर्जिकल एनेस्थीसिया अकर्स इन स्टेज 3, ये तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. देन एनेस्थेटिक डिप्रेशन अकर्स इन CNS. CNS में भी कहाँ? रेटिकुलर फॉर्मेशन इज द मेन साइट ऑफ एक्शन फॉर जनरल एनेस्थेटिक्स. ये मेजर टॉक्सिसिटी कॉज्ड बाय नाइट्रस ऑक्साइड इज विटामिन B12 डेफिशिएंसी. विटामिन B12 डेफिशिएंसी. अभी विटामिन B12 और क्या क्या पता है आपको विटामिन B12 के बारे में? राइट इन द कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट इज कॉन्शियसनेस लॉस ड्यू टू CNS डिप्रेशन. मेन एनेस्थेटिक मैकेनिज्म इज इंक्रीज्ड इनहिबिशन, है ना. जनरल एनेस्थेटिक के बारे में जितने भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है. और बाकी आपको अभी क्या करना है, जो जनरल एनेस्थेटिक था उसका क्लासिफिकेशन और जो आपने पहले पढ़ा था उसका रिवाइज करने की कोशिश करनी है. वैसे तो सब कुछ इंपॉर्टेंट है पर वही मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे तो बिल्कुल मत छोड़ के जाना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैंने सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक्स इसमें चुने हैं आपको पढ़ाने के लिए. ठीक है. नेक्स्ट टॉपिक इज सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स. ओके, सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स. सेडेटिव एंड हिप्नोटिक ड्रग्स क्या करते हैं? सेडेटिव्स काम द ब्रेन एंड हिप्नोटिक्स इंड्यूसेस स्लीप. तो जो चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट है वो है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सेडेटिव. हिप्नोटिक्स क्या करते हैं? एनहेंस करते हैं गाबा के एक्शन को, न्यूरॉन को इनहिबिट करते हैं. ठीक है. जो इफेक्ट इधर प्रोड्यूस हो रहा है लो डोज पे एंजाइटी रिलीफ, मिड अगर मॉडरेट डोज है तो सेडेशन हो सकता है, हाई डोज पे स्लीप और वेरी हाई डोज तो एनेस्थीसिया भी कर सकता है. कौन? सेडेटिव हिप्नोटिक्स. तो डोज डिपेंडेंट एक्शन है किसका? सेडेटिव हिप्नोटिक्स का. सेडेटिव हिप्नोटिक्स का लो डोज पे एंजाइटी को रिलीव करता है, मॉडरेट डोज पे सेडेशन, हाई डोज पे स्लीप और वेरी हाई डोज पे एनेस्थीसिया. नाउ रिकॉल योर क्लासिफिकेशन ऑफ जनरल सेडेटिव हिप्नोटिक्स. ओके, इंपॉर्टेंट क्लिनिकल ड्रग्स are बेंजोडायजेपाइन फर्स्ट इज बेंजोडायजेपाइन. ये क्या है? सेफेस्ट सेडेटिव में हम इसे मानते हैं कि जो बेंजोडायजेपाइन है वो सेफेस्ट सेडेटिव है और उसे हम यूज़ करते हैं एंजाइटी में, इंसोम्निया में और सीजर्स में. एग्जांपल्स है डायजेपाम, लोराजिपाम. इंक्रीज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग ना. बेंजोडायजेपाइन फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज़ करता है और बारबिटरेट क्या करता है? ड्यूरेशन को इंक्रीज़ करता है. और एक और इम्पॉर्टेंट बात थी शॉर्ट एक्टिंग बेंजोडायजेपाइन. Short acting benzodiazepine, alprazolam. Okay, write the trick you have learned of short acting benzodiazepine and write the names as well. Next is barbiturates, older drugs, more respiratory depression as compared to other drugs और इसका जो सेफ्टी मार्जिन है वो बहुत कम होता है. और मैंने कल ही पढ़ाया था कि जो थेराप्यूटिक इंडेक्स है वो किसे? सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता है ना. थेराप्यूटिक इंडेक्स सेफ्टी. ये हो गया. उसके बाद नेक्स्ट है जेड ड्रग्स. जेड ड्रग्स में कौन कौन सी ड्रग आपने लर्न करी थी उसको रिकॉल करो. और इसमें जो इम्पोर्टेंट एग्जाम में जिससे क्वेश्चन आता है वो है ज़ोलपीडम, प्रोड्यूस स्लीप विद लेस डे टाइम सेडेशन, है ना. ये लाइन इंपॉर्टेंट है, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है. देन नेक्स्ट इज एंटीडोट ऑफ बेंजोडायजेपाइन ओवरडोज. कल ही पढ़ाई थी बेंजोडायजेपाइन ओवरडोज. ये जो एंटीडोट है वो है फ्लूमासेमिन. और हाँ, ये भी याद रखना कि अल्कोहल और सेडेटिव अगर एक साथ दे दिया तो फेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो सकता है ना. लीथल हो सकता है. वो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन तो होगा बट वो लीथल हो सकता है. और डिपेंडेंस तो पॉसिबल है, ये हम सबको पता है. अगर हमने अल्कोहल एलोन भी लिया तो भी डिपेंडेंस पॉसिबल है. और अभी तो हम अल्कोहल और सेडेटिव ले रहे हैं तो भाई ख़त्म, फेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. Next is 20 MCQs. Important, very important MCQs from the sedative hypnotics are
Very first is major mechanism is GABA enhancement. Second is antidote for benzodiazepine overdose, limazine, hypnotic drug example, zolpidem. नेक्स्ट इज बारबिचरेट का सबसे भारी नुकसान रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है, और रेस्पिरेटरी डिप्रेशन और जो फेटल रेस्पिरेटरी डिप्रेशन है वो कहाँ है अभी बताया था, बोलो. देन इज सेडेटिव प्रोड्यूसेस कामनेस, हिप्नोटिक प्रोड्यूसेस स्लीप. ठीक है, और हाँ ये याद रखना, सेडेटिव में भी ऐसा आ रहा है, स्लीप में भी ऐसा आ रहा है, लेकिन ये दोनों अलग अलग है. सेडेटिव कामनेस करता है, काम करता है बॉडी को, और जो हिप्नोटिक्स है वो स्लीप इंड्यूस करता है, तो आप इन दोनों को एस से एस को कोरिलेट मत करना, इधर उल्टा है. ठीक है, एस इधर हिप्नोटिक्स में है और इधर एस सेडेटिव मतलब कामनेस. ओके, नेक्स्ट इज लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन इज डायजेपाम. Frequency of channel opening increased by benzodiazepine, duration increased by barbiturates. Withdrawal symptom is seizure. Seizure is the major withdrawal symptom of sedative and hypnotics. Next one is muscle relaxant benzodiazepine is diazepam. Alcohol interaction, severe CNS depression. है ना, अल्कोहल के साथ जो जितने भी सेडेटिव हिप्नोटिक है अगर हमने उन्हें दे दिया तो सीवियर सीनस डिप्रेशन कर देगा. बाकी इंसोम्निया का ड्रग अगर हमें ट्रीटमेंट करना है तो ज़ोल्पिडम देते हैं हम. सीएनएस इफेक्ट इज इनहिबिशन. नेक्स्ट इज गाबा कॉज हाइपरपोलराइजेशन, और जो डिपेंडेंस रिस्क है इसका सेडेटिव हिप्नोटिक का वो है उसमें प्रेजेंट है. फास्ट एक्टिंग बेंजोडाइजेपाइन इज मिडाजोलम, और शॉर्ट एक्टिंग बताओ ज़रा. फास्ट एक्टिंग मिडाजोलम. ओवरडोज डेंजर हाईएस्ट विद बारबिचरेट्स. क्यों? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी डिप्रेशन करता है. नेक्स्ट इज सेडेटिव डिक्रीज एंजाइटी. एंड मेन रिसेप्टर कौन सा है? गाबा ए. कौन काम करता है गाबा ए पे? बोलो फटाफट, गाबा ए पे कौन काम करता है? और गाबा ए क्या है? लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है. कल ही पढ़ाया था ना, लाइगेंड गेटेड आयन चैनल है. Next is CNS pharmacology part 2. There is the part where your disease starts, like epilepsy, psychosis, Parkinson, Alzheimer and others. Okay, let's see it. Okay, anti-epileptic drugs. Seizure happens when brain neurons fire excessively and synchronously. एक साथ बहुत ज़्यादा न्यूरॉन फायरिंग हो जाती है ब्रेन में, तो सीजर होता है, पता ही है आपको. देन नेक्स्ट इज कॉर कॉन्सेप्ट क्या है इसका? नॉर्मल ब्रेन रहता है तो वो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करके रखता है. सीजन मतलब अनकंट्रोल्ड एक्साइटेशन, नॉट इनहिबिशन, एक्साइटेशन. एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स वर्क बाय इंक्रीजिंग इनहिबिशन दैट इज गाबा एंड डिक्रीजिंग एक्साइटेशन दैट इज सोडियम एंड कैल्शियम चैनल्स. ओके, देन दीज आर द की मैकेनिज्म्स लाइक सोडियम चैनल स्टेबिलाइजेशन. ओके, लर्न करो, अपना क्लासिफिकेशन रिकॉल करो. किसको? एंटी एपिलेप्टिक के क्लासिफिकेशन को, क्योंकि क्लासिफिकेशन से तो क्वेश्चन पक्का ही पक्का आने वाला है. अगर आपको कोई से भी क्लासिफिकेशन की नीड है तो कमेंट कर देना एक बार, ठीक है? या परेशान हो किसी चीज़ को लेकर तो कमेंट करो. सोडियम चैनल स्टेबिलाइजेशन स्टॉप्स रिपीटेड न्यूरोनल फायरिंग. और जो एग्जांपल है जो इस पर काम करते हैं, फेनिटोइन, कार्बामाज़ेपाइन. कौन सी क्लास की ड्रग है? बोलो, रिकॉल करो. प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ सीजर. फर्स्ट मैकेनिज्म हो गया सोडियम चैनल का स्टेबिलाइजेशन. Second one is increased GABA activity. Brain braking system becomes stronger. Drugs work upon this mechanism is valproate and benzodiazepines. The next one is calcium channel blockers. Important in absence seizures. Drug ethosuximide. Ethosuximide is the DOC for what? Comment down in comment box. The next one is example clinical POLs, जो कि बहुत ज़्यादा important है, और ये तो इम्पॉर्टेंट नहीं मतलब 5 स्टार में मार्क करो तो भी कम है, ये आता ही है एग्ज़ाम में. ठीक है, एब्सेंट सीजर में इथोसक्सिमाइड है DOC. स्टेटस एपिलेप्टिकस में लोराजिपाम और डायजिपाम देते हैं, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम जो ड्रग है वो है वेलप्रोएट. बट उसमें सबसे ज़्यादा और भी जो इम्पोर्टेंट है वो है ये, एब्सेंट सीजर में देते हैं हम इथोसक्सिमाइड. नेक्स्ट इज फेमस एडवर्स इफेक्ट इज फेनिटोइन. या फेनिटोइन से क्या होता है? जिंजिवल हाइपरप्लासिया. एंड वेलप्रोइड से होता है हेपेटोटॉक्सिसिटी. बाकी लैमोट्राइजिन में स्किन रैश होता है, स्किन रैश.
ठीक है। स्किन रैश किससे होता है? लेमोट्राइजीन से होता है। और हेपेटोटॉक्सिसिटी वेलप्रोइड से होता है। जिंजिवल हाइपरप्लासिया होता है फेनिटोइन से। ओके, next is 20 most important MCQs from anti-epileptic drugs. First is seizure occurs due to excess excitation. Absent seizure की drug of choice कौन सी होती है? तो सक्सिमेंट। Next is status epilepticus की drug of choice is diazepam. Okay. Next is sodium channel blocker is phenytoin. Broad spectrum adverse event. What is AED? Anti-epileptic drug. Broad spectrum anti-epileptic drug is valproate. जिंजिवल हाइपरप्लासिया कॉज्ड बाय फेनेटोइन, इसको पीजी से कोरिलेट कर लेना, फेनेटोइन जिंजिवल हाइपरप्लासिया। नेक्स्ट इज कैल्शियम चैनल ब्लॉकेट ट्रीट्स एब्सेंट सीजर, एडी इंक्रीजेस, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग इंक्रीजेस गाबा, इफेक्ट ऑफ गाबा। वेलप्रोएट एडवर्स ड्रग रिएक्शन क्या है? हेपेटोटॉक्सिसिटी। पार्शियल सीजर ड्रग इज कार्बामाजिपाइन। इमरजेंसी सीजर ड्रग इज लोराजिपाम। एब्सेंट सीजर का जो EEG होता है, व्हाट इज़ EEG? इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम, है ना? वो कितना होता है? 3 हर्ट्ज स्पाइक वेव एक जनरेट करता है। उससे हमें कंफर्म हो जाता है कि पेशेंट को एब्सेंट सीजर है। लेमोट्राइजीन कोजेस रैशेस। देखो, जो इम्पोर्टेंट है मैं बस वही पढ़ा रही हूँ, बट ऐसा नहीं है आपको सिर्फ ये पढ़ना है। आपने जो जीपेंट के टाइम पढ़ा था उसको रिवाइज करना है, और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसको तो छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, ओके। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग का गोल क्या है? रिड्यूस न्यूरोनल फायरिंग, गाबा एक्शन प्रोड्यूसेस इनहिबिशन, सीजर स्प्रेड प्रिवेंटेड बाय सोडियम चैनल ब्लॉक्स, एंड वेलप्रोइड कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी ऑब्वियसली। बेंजोडाइजेपाइन्स यूज्ड इन स्टेटस एपिलेप्टिकस, यूज लिखा है इधर, है ना? देन इज हाइपर एक्साइटेबल मीन्स हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन्स, क्या होगा? एपिलेप्सी। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग थेरेपी का एम क्या है? न्यूरॉन्स को स्टेबलाइज करना। नेक्स्ट, कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एंटी पार्किंसन ड्रग्स। एंटी पार्किंसन ड्रग्स, पार्किंसन डिसीज इज अ डोपामिन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, वी ऑल नो दैट। Then what is the pathophysiology of this Parkinson disease? Movement control depends on balance, है ना? हमारे ब्रेन में हार्मोनल बैलेंस कैसा है वो हमारा मूवमेंट बता देता है। अब डोपामिन और एसिटाइलकोलिन का जो बैलेंस या इम्बैलेंस है वो मूवमेंट को कंट्रोल करता है। पार्किंसन डिसीज में डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, और एज़ कम्पेयर टू एसिटाइलकोलिन डोपामिन का लेवल कम हो जाता है, और रिलेटिवली एसिटाइलकोलिन का लेवल थोड़ा बढ़ जाता है व्हेन वी कंपेयर इट टू डोपामिन। और इन दोनों में बैलेंस होना चाहिए, डोपामिन और एसिटाइलकोलिन में एक बैलेंस, प्रॉपर बैलेंस बनना चाहिए। अगर इसमें इम्बैलेंस आ जाता है तो पेशेंट को पार्किंसन हो जाता है। Then next one is symptoms are very much important in Parkinson. Like you can learn it by a word called as trap, है ना? Tremor, rigidity, akinesia, and postural instability. Akinesia means absence of movement. Absence of movement. Bradykinesia is less movement. Next is अभी जो हम पार्किंसन को ट्रीट करते हैं तो 2 ही तरीके हैं, या तो जो डोपामिन कम है उसको बढ़ा दो, या फिर जो एसिटाइलकोलिन बढ़ा हुआ है उसको कम कर दो। तो पहला जो तरीका है उसको ट्रीट करने का, दैट इज़ इंक्रीज डोपामिन। हम डोपामिन बढ़ाते हैं, कैसे बढ़ाते हैं? जो लीवोडोपा है उसको हम देते हैं ना कार्बिडोपा के साथ। लीवोडोपा हमारे ब्रेन में डोपामिन में कन्वर्ट होती है, बट पेरिफेरल डीकार्बोक्सिलेज एक एंजाइम होता है जो इसको पेरिफेरल भी मतलब ब्रेन में पहुंचने से पहले ही क्या कर सकता है? मेटाबोलाइज कर सकता है। इसलिए हम इसे कार्बिडोपा के साथ देते हैं। ये कार्बिडोपा इसका पेरिफेरल मेटाबॉलिज्म को प्रिवेंट करती है, और जो ड्रग है वो अच्छे से ब्रेन तक पहुंच सकती है। कौन सी? लीवोडोपा। कार्बिडोपा, तो कार्बिडोपा असिस्ट इन दी ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन. इट इज़ नॉट द मेन ड्रग. द मेन ड्रग इज लीवोडोपा. ओके, then next is decrease acetylcholine. How we can decrease acetylcholine? That is anticholinergic drug reduces tremor. तो हम acetylcholine को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स पेशेंट को खिला के। इंपॉर्टेंट एडवर्स इफेक्ट जो पूछा जाता है, अगर लीवोडोपा का लॉन्ग यूज़ किया, देखो वैसे तो डिस्काइनेसिया को ट्रीट करेगी। डिस्काइनेसिया इज ए मेजर सिम्टम ऑफ व्हाट? डिप्रेशन, सॉरी, डिस्काइनेसिया इज ए मेजर सिम्टम ऑफ व्हाट? पार्किंसन, डिस्काइनेसिया।
बट लेवोडोपा का अगर हमने लॉन्ग यूज़ करा तो वो डिस्काइनेसिया कॉज कर सकती है। क्या आपको पता है कि डिस्काइनेसिया क्या होता है? डिस्काइनेसिया होता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट विच इज़ अ मेजर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम ऑफ व्हाट? पार्किंसन डिसीज। Then come to the 20 most important MCQs from the Parkinson drugs. The very first question is Parkinson cause dopamine deficiency. हम सबको पता है क्लासिक सिम्टम्स का ब्रेडिकाइनेशिया और एकाइनेशिया है, ठीक है, इसको मार्क कर लेना, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट इज गोल्ड स्टैंडर्ड ड्रग फॉर पार्किंसन इज लीवोडोपा। कार्बिडोपा का रोल क्या होता है? पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज को इनहिबिट करना होता है। लीवोडोपा कन्वर्टेड इनटू डोपामिन। ट्रिमर को हम किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? एंटीकोलिनर्जिक की हेल्प से। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म लीवोडोपा इफेक्ट, डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट इज डोपामिन लॉस अकर्स इन सब्सटेंशिया नाइग्रा। यस, ये तो छूट गया था, अरे आपको लर्न होगा बट फिर भी सब्सटेंशिया नाइग्रा। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है? मसल में स्टिफनेस आ जाती है, टोनिसिटी बढ़ जाती है मसल्स की। देन नेक्स्ट इज पार्किंसन का इम्बैलेंस। पार्किंसन डिसीज में जो इम्बैलेंस होता है वो कौन कौन से हार्मोन का होता है? डोपामिन एंड एसिटाइलकोलिन का होता है। डोपामिन एगोनिस्ट इम्प्रूव्स मूवमेंट, क्योंकि डोपामिन एक मेजर हार्मोन है जो क्या करता है? हमारे मूवमेंट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करता है। कौन सी डिसीज़ में? पार्किंसन डिसीज़ में। नेक्स्ट इज लिवोडोपा क्रॉसेस ब्लड ब्रेन बैरियर एज अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जो ये लिवोडोपा है वो बीबीबी को कैसे क्रॉस करता है? अमीनो एसिड ट्रांसपोर्ट की तरह। नेक्स्ट इज पेरिफेरल डोपामिन कॉज नोजिया। अगर डोपामिन हमारे पेरिफेरल सिस्टम में एंटर करा है तो हमें नोजिया कॉज करेगा। नेक्स्ट इज पार्किंसन थेरेपी का गोल क्या है? डोपामिन को रिस्टोर करना। एंटीकोलिनर्जिक इम्प्रूव क्या करते हैं? ट्रिमर्स को। और मेजर पैथोलॉजी क्या है पार्किंसन डिसीज़ की? इज न्यूरोनल डिजनरेशन। न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ है, प्रोग्रेसिव एंड इरिवर्सिबल न्यूरो डिजनरेटिव डिसीज़ है। कौन सी? पार्किंसन डिसीज़। नेक्स्ट इज मूवमेंट इनिशिएशन डिफेक्ट क्या है? ब्रेडिकाइनेसिया। देन रेस्टिंग ट्रिमर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? पिल रोलिंग। पिल रोलिंग लाइक फिंगर्स अगर मेरी आपको दिख रही है तो ऐसे ऐसे करते हैं ना जिन लोग को पार्किंसन होता है, ऐसे ऐसे, दिस इज पिल रोलिंग मूवमेंट, ओके। नेक्स्ट इज पार्किंसन अफेक्ट बेसल गैंग्लिया। नेक्स्ट डोपामिन रिस्टोरेशन इम्प्रूव्स मोटर कंट्रोल। तो ये जो मैंने एमसीक्यूज बताए हैं ये तो इम्पॉर्टेंट है, इसको मत छोड़ना बिल्कुल भी। नेक्स्ट कम टू दी एंटीसाइकोटिक ड्रग। साइकोसिस क्या होता है? जो डोपामिन के बढ़ने से होता है। साइकोसिस मेनली कॉज बाय एक्सेस डोपामिन एक्टिविटी। डोपामिन बढ़ेगा तो उसकी एक्टिविटी भी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स। देन नेक्स्ट इज सिम्टम्स ऑफ साइकोसिस। सो देयर आर various symptoms like positive symptoms and negative symptoms as well. First is positive symptoms. They include hallucinations and delusion, and negative symptoms include social withdrawal and lack of emotion. Okay, social withdrawal and lack of emotion. Now recall the classification of antipsychotic drugs, है ना? Recall it. देन मैकेनिज्म भी खुद से रिकॉल करो, जो डिटेल में पढ़ा था उसको रिकॉल करो, मैं शॉर्ट में बताऊंगी। शॉर्ट में है कि जो एंटीसाइकोटिक है वो क्या करता है? डोपामिन रिसेप्टर को, डोपामिन में भी D2 रिसेप्टर को ब्लॉक करता है। अगर डोपामिन कम होगा तो हेल्यूसिनेशन भी कम होंगे, है ना? हेल्यूसिनेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि डोपामिन बढ़ रहा है। द नेक्स्ट वन इज इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल ड्रग्स। टिपिकल, हाँ ये तो आपने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा तो उसमें पता ही होगा आपको, ये टिपिकल है, ये टिपिकल है ना? रिस्पेरिडोन, ओलेंजापाइन। देन मेजर एडवर्स इफेक्ट जो देखने को मिलता है, जो आपको लर्न करना है, वो है ये एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स लाइक डिस्टोनिया एंड akathisia. What is dystonia and what is akathisia? कमेंट में इन दी कमेंट बॉक्स। तो मेजर एडवर्स इफेक्ट में एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स, पार्किंसन लाइक सिम्टम्स में क्या क्या आएगा? 4 आएंगे, डिस्टोनिया, एकेथीसिया, ये मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। और आएगा इसमें टार्डिव डिस्काइनेसिया एंड लेट इरिवर्सिबल मूवमेंट, लेट इरिवर्सिबल मूवमेंट, ओके। देन 20 MCQs from the antipsychotics. The very first is psychosis is linked to dopamine excess. एंटीसाइकोटिक ब्लॉक होगा तो काम किस पे कर? एंटी साइकोटिक जो है वो ब्लॉक किसको करता है? कौन से रिसेप्टर को? डोपामिन रिसेप्टर को।
द नेक्स्ट इज हेल्यूसिनेशन क्या है, एक पॉजिटिव सिम्टम है, नेगेटिव सिम्टम एग्जाम्पल सोशल विड्रॉल, और एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स रिजेंबल व्हाट पार्किंसनिज्म। टिपिकल ड्रग का एग्जाम्पल आपको बहुत सारे बताऊंगे, उसमें से एक कोई बोल देना, सपोज ऑप्शन में एक ही हुआ हेलोवेरिडोल तो उस पर टिक कर देना। नेक्स्ट इज क्लोजापाइन, एडवांटेज इज व्हाट, इसको लर्न करो, ये टॉपिक में नहीं था। एक्स्ट्रा पिरामिडल सिंड्रोम सबसे देखने को मिलता है, लेकिन अगर हम क्लोजापाइन यूज़ करते हैं तो उसका एक एडवांटेज है कि उसमें एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम जो सिंड्रोम है वो बहुत कम देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। ओके, टेल मी व्हाट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स इन कमेंट बॉक्स। व्हाट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स। नेक्स्ट इज लॉन्ग टर्म एडवर्स ड्रग रिएक्शन इज व्हाट, टार्डिव डिस्काइनेसिया। नेक्स्ट इज एंटीसाइकोटिक किस चीज़ को रिड्यूस करता है, हेलुसिनेशंस को। डोपामिन पाथवे इन्वॉल्व मेसोलिम्बिक, हाँ जी, कितने पाथवे होते हैं डोपामिन के, बताओ एक बार मेरे को, कितने, हाउ मेनी पाथवेज ऑफ डोपामिन। थिंक देर आर 3 पाथवेज ऑफ डोपामिन, फर्स्ट इज मेसोलिम्बिक, एक तो इधर ही लिखा है, 2 आप लोग बताओ, कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और रिकॉल करो कि कौन कौन से पाथवेज होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट इज हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया अकर्स ड्यू टू व्हाट, डोपामिन ब्लॉक। यू नो कि जो डोपामिन है वो इन्वर्सली काम करता है प्रोलैक्टिन हार्मोन के, अगर हमारी बॉडी में डोपामिन बढ़ गया तो प्रोलैक्टिन कम हो जाएगा, अगर डोपामिन की डेफिशिएंसी हो गई तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाएगा। देन नेक्स्ट इज एक्स्ट्रा पिरामिडल सिम्टम्स आर ड्यू टू नाइग्रोस्ट्राइटल ब्लॉकेड, इसमें भी नाइग्रोस्ट्राइटल का ब्लॉकेड होता है, ये भी एक पाथवे है, दूसरा नाम भी आ गया पाथवे को, नाइग्रोस्ट्राइटल किसका, डोपामिन का, एक नाइग्रोस्ट्राइटल है और एक मेसोलिम्बिक है। अभी थर्ड वाला आप लोग बताओ, 3 होते हैं कि 4 होते हैं, भी बताओ। नेक्स्ट इज सेडेशन इज कॉमन विद एंटीसाइकोटिक्स एंड एटिपिकल ड्रग्स एक्ट ऑन डोपामिन प्लस सेरोटोनिन, है ना, तो उसे जितने भी टिपिकल है वो D2 रिसेप्टर पर काम करती है और जो एटिपिकल है वो डोपामिन और सेरोटोनिन दोनों पे काम करती है। द नेक्स्ट इज शाइजोफ्रेनिया का ट्रीटमेंट अगर हमें करना है तो हम एंटीसाइकोटिक देंगे। एक्यूट डिस्टोनिया इज ट्रीटेड बाय एंटीकोलिनर्जिक बिकॉज दे आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रिमर्स। देन मेजर रिसेप्टर ब्लॉक्ड कौन सा है इसमें, D2 इन केस ऑफ व्हाट, इन केस ऑफ एंटीसाइकोटिक्स। साइकोसिस का मतलब होता है लॉस ऑफ रियलिटी। और नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कॉज रिजिडिटी प्लस फीवर, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम कॉजेज रिजिडिटी प्लस फीवर। डोपामिन अगर बहुत ज़्यादा होता है तो हमें पेशेंट को या ह्यूमन को क्या हो सकता है, साइकोसिस हो सकता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्ट ऑफ कंप्लीट एंटीसाइकोटिक ड्रग्स और साइकोसिस टॉपिक, यू हैव टू लर्न इट, आपको ये करना ही पड़ेगा, ठीक है, ये लास्ट ही है, ये तो करना ही है। उसके अलावा जो आपने पढ़ा था उसको रिवाइज करो, यही बोल रही हूँ मैं बार बार। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी एंजाइटी। डिप्रेशन क्यों होता है, डिप्रेशन ड्यू टू क्यों होता है, नॉर एड्रेनलिन और सेरोटोनिन का जब हमारे ब्रेन में CNS में इम्बैलेंस हो जाता है, इम्बैलेंस जनरली डिक्रीज ही होता है, डिक्रीज ही होगा, और डोपामिन का भी डिक्रीज ही होगा, इसमें नहीं लिखा। सेरोटोनिन, नॉरएड्रेनालिन और डोपामिन का डिक्रीज होने से क्या होता है, एंड डिप्रेशन होता है। अभी जितने भी एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन रिकॉल करो। नेक्स्ट इज रिकॉल करो और क्लासिफिकेशन तो बिल्कुल नहीं छोड़ के जाना क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट है इसका मैकेनिज्म क्या होता है, या तो जनरली रीअपटेक को इनहिबिट करता है, किसके रीअपटेक को, या तो सीरोटोनिन के रीअपटेक को या फिर नॉन एड्रेनलिन के रीअपटेक को, और जिसकी वजह से जो न्यूरो ट्रांसमीटर है उसका मेटाबॉलिज्म उतना ज़्यादा नहीं होता और वो लॉन्ग टाइम के लिए स्टे कर सकता है। ओके, नेक्स्ट इज इसको देखो कि जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स है उसका क्लासिफिकेशन रिकॉल करो और मेरे को ड्रग ऑफ चॉइस बताओ। SSRI इंक्रीज करती है क्या, सेरोटोनिन को, इसमें फ्लेक्सिडिन और सर्ट्रालिन आती है ऑब्वियसली। नेक्स्ट एंजाइटी ड्रग्स आर बेंजोडाइजेपाइन्स इंक्रीज गाबा विच विल कॉज calming इफेक्ट एंड इंपॉर्टेंट क्लिनिकल पॉइंट्स है जैसे कि एंटी डिप्रेसेंट टेक 2 to 4 weeks टू एक्ट और सुसाइड रिस्क अर्ली थेरेपी। नेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट MCQs। डिप्रेशन क्यों होता है, लो सेरोटोनिन की वजह से, प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसकी वजह से क्या होता है, सेरोटोनिन
की वजह से डिप्रेशन होता है। और एंटी डिप्रेसेंट इंक्रीज मोनोअमाइंस, SSRI का एग्जाम्पल फ्लोक्सिटिन। और कौन कौन से एग्जाम्पल है बताओ, फटाफट रिकॉल करो। उसके बाद ऑनसेट ऑफ एक्शन इज इन वीक्स एंड एंजाइटी ड्रग्स एक्ट वाया गाबा। नेक्स्ट इज पैनिक डिसऑर्डर ट्रीटेड बाय SSRI एंड डू यू नो द okay tell me the drug of choice for generalized anxiety disorder and panic disorder. Tell me the drug of choice for both. Comment down in the comment box. Next is major neurotransmitter for mood is serotonin. Benzodiazepine produce what? Anxiolysis. Reuptake inhibition increase synaptic neurotransmitter. अर्ली रिस्क विद एंटी डिप्रेसेंट इज बहुत सुसाइड हो सकती है, मतलब पेशेंट अटैम्प्ट करने की कोशिश करता है 1-2 बार सुसाइड। एंजाइटी मीन्स एक्सेस फियर। सेडेटिव इफेक्ट इज ड्यू टू गाबा। डिप्रेशन सिम्टम्स इज लो मूड। मोनोअमाइन हाइपोथेसिस इन्वॉल्व्ड 5-HT एंड नॉन एड्रेनालिन। एंड SSRI ADR क्या है? सेक्शुअल डिसफंक्शन और इरेक्टाइल डिसफंक्शन जैसा कुछ देखने को मिलता है इसमें। Next is antidepressant normalize what mood. Next chronic therapy required what? Chronic therapy required किस में? क्योंकि एंटीडिप्रेसेंट काम ही कुछ वीक्स में करते हैं, तो इसमें क्रॉनिक थेरेपी की ज़रूरत होती है, ठीक है। बाकी पैनिक अटैक ट्रीटेड विद SSRI, एंटी एंजाइटी ड्रग्स रिड्यूस सीएनएस एक्टिविटी एंड न्यूरो ट्रांसमीटर एलिवेटेड बाय SSRI सीरोटोनिन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा ओपिएड एनाल्जेसिक्स एंड एंटागोनिस्ट। देखो जो ओपिएड्स होते हैं ना, वो रिमूव करता है हमारे पेन परसेप्शन को विदाउट रिमूविंग कॉन्शियसनेस। जनरल एनास्थेटिक तो पेन परसेप्शन को रिमूव करता है लेकिन कॉन्शियसनेस भी रिमूव कर देता है, बट जो ओपिएड एनाल्जेसिक है वो कॉन्शियस रहता है इंसान उसमें, है ना। जैसे अगर कोई इंसान मॉर्फिन खाएगा तो वो, अगर उसने मॉर्फिन को कंज्यूम किया है, मॉर्फिन हमने उसे एडमिनिस्टर किया है, तो वो जिंदा रहेगा, अवेयर रहेगा, कॉन्शियस रहेगा, बट पेन परसेप्शन उसका ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म। ओके, ओपिएड एनाल्जेसिक्स में आपने क्या क्या पढ़ा था? नेचुरल, सिंथेटिक, सेमी सिंथेटिक, रिकॉल ऑल दीज। नेक्स्ट इज फास्ट रिकॉल। नेक्स्ट इज मैकेनिज्म ऑफ ओपिएड रिसेप्टर, रिकॉल व्हाट यू हैव ऑलरेडी डन। ओके, मैकेनिज्म इज एक्टिवेट ओपिएड रिसेप्टर, इनहिबिट पेन ट्रांसमिशन। मेन रिसेप्टर इज म्यू रिसेप्टर, है ना, म्यू रिसेप्टर इधर मेन होता है। नेक्स्ट इज इसके जो इफेक्ट्स आते हैं वो आता है एनाल्जेसिया, यूफोरिया, सेडेशन, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन आर दी इफेक्ट्स ऑफ व्हाट? ओपिएड एनाल्जेसिक्स। नेक्स्ट इसमें जो इम्पॉर्टेंट ड्रग्स है वो है मॉर्फिन और कोडीन। जो मॉर्फिन है वो स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक है और जो कोडीन है वो। नेक्स्ट इज जो मेजर डेंजर है इस चीज़ में, कि जो मेजर डेंजरस इफेक्ट है किसका? ओपिएड एनाल्जेसिक का, वो क्या है? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। और जो ओपिएड्स है वो कहाँ काम करते हैं? CNS में काम करते हैं। एनाल्जेसिया विदाउट अनकॉन्शियसनेस इज व्हाट? ओपिएड्स। डिपेंडेंट रिस्क तो इसमें बहुत ही ज़्यादा है। और कोडीन यूज फॉर कफ, CC से कोरिलेट करना, कोडीन यूज फॉर कफ। देन प्यूपिलरी इफेक्ट क्या है इसका? मायासिस करता है, पिन पॉइंट प्यूपिल ना मायासिस करता है। और ओवरडोज सिम्टम क्या है इसका? रेस्पिरेटरी डिप्रेशन। नैलोक्सोन एक्शन क्या है? नैलोक्सोन इज द एंटागोनिस्ट ऑफ मॉर्फिन और ओपियोइड्स। नेक्स्ट इज पेन ट्रांसमिशन ब्लॉक्ड एट स्पाइनल कॉर्ड। जो पेन का ट्रांसमिशन है वो स्पाइनल कॉर्ड पर ब्लॉक होता है, नॉट इन ब्रेन। ओके, यूफोरिया इज ड्यू टू डोपामिन रिलीज। क्रॉनिक यूज कॉज टॉलरेंस, है ना, मॉर्फिन का टॉलरेंस हो जाता है और जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। मेन विथड्रॉल सिम्टम इज एजिटेशन। नेक्स्ट, opioid decrease pain perception, CNS depression occurs. Yes, CNS depression occurs. Dose dependent. The action of morphine is dose dependent. Next is morphine cause constipation. बताया। Analgesia mechanism is inhibit neurotransmitter release. Overdose reversal drug is naloxone. Okay. So this is about the opioids, जहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है। नेक्स्ट इज अल्कोहल, दैट इज एथाइल एंड मिथाइल अल्कोहल। तो इथेनॉल क्या है? CNS डिप्रेसेंट है कि क्या है? इट इज़ ऑलवेज डिप्रेसेंट। वाई आई एम सेइंग दैट?
लो डोज में वो स्टिमुलेशन को इनहिबिट करता है, मीन्स इनहिबिशन होता है, नहीं सॉरी इनिशियली जो इथेनॉल है वो इनहिबिशन को इनहिबिट करता है, मीन्स स्टिमुलेशन करता है, और बाद में वो स्टिमुलेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में इसका स्टिमुलेटरी एक्शन आता है और बाद में इसका इनहिबिटरी एक्शन आता है, और इट एनहांसेस द गाबा, इट इम्पेयर्स द जजमेंट। उसके बाद अगर हमने इसका क्रॉनिक यूज़ करता है कोई पर्सन तो लिवर डिसीज़ और डिपेंडेंस देखने को मिलेगा। बाकी हाँ, मिथेनॉल के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये डेंजरस अल्कोहल है, ये मेटाबोलाइज होता है फॉर्मिक एसिड में, जो कि ब्लाइंडनेस कॉज कर सकता है पेशेंट को या फिर किसी भी ह्यूमन बीइंग को। और इसका जो ट्रीटमेंट है वो इथेनॉल और फॉर्मिपाइजोल, जो कि इसका एंटीडोट की तरह काम करता है, विच इनहिबिट अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। ये किसको इनहिबिट करता है? अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। बाकी एक इम्पॉर्टेंट ड्रग है डाइसल्फिराम, जो इनहिबिट करते हैं एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को। फॉर्मिपाइजोल अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करता है, डाइसल्फिराम एल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज को इनहिबिट करती है इरिवर्सिबली। This is a single step. This is one of the part or a step in the mechanism of ethyl alcohol. Okay. Next is 20 MCQs from this topic, ethyl and methyl alcohol. Ethanol act as CNS depressant. Chronic ethanol क्या लीवर को डैमेज कर सकता है? मिथेनॉल टॉक्सिसिटी क्या करती है? ब्लाइंडनेस। किसकी वजह से? किसके एक्यूमुलेशन की वजह से? फॉर्मिक एसिड के एक्यूमुलेशन की वजह से वो ब्लाइंडनेस कॉज करेगी। नेक्स्ट इज टॉक्सिक मेटाबोलाइट क्या होता है मिथेनॉल का? फॉर्मिक एसिड। एंटीडोट क्या है मिथेनॉल का? इथेनॉल और फॉर्मिपाइजोल एज वेल। नेक्स्ट इज अल्कोहल एनहेंसेस गाबा। acute alcohol cause disinhibition. Chronic use leads to dependence and vision loss due to methanol. नेक्स्ट इज इथेनॉल का जो मेटाबॉलिज्म है वो कहाँ होता है? लीवर में होता है। और अल्कोहल का जो विदड्रॉ अगर हमने किया अल्कोहल को तो मेजर सिम्टम देखने को मिलता है, वो है ट्रिमर। नेक्स्ट, अल्कोहल हमारे सीएनएस को डिप्रेस करता है। मिथेनॉल कन्वर्टेड बाय अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। सीवियर टॉक्सिसिटी इफेक्ट्स क्या है इसका? जो सबसे सीवियर इफेक्ट है वो है ऑप्टिक नर्व। ये ब्लाइंडनेस तभी करता है ना, फॉर्मिक एसिड ऑप्टिक नर्व पे जाके काम करता है। फॉर्मिक एसिड किससे होता है? मिथेनॉल से। नेक्स्ट इज अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन कॉजेज पुअर कोऑर्डिनेशन। एंटीडोट का मैकेनिज्म क्या है? एंजाइम कॉम्पिटिशन, है ना। और कौन सा वाला है आप मुझे बताओगे? कॉम्पिटिटिव जो डाइसल्फिराम है और फॉर्मिपाइजोल है, वो कॉम्पिटिटिव कौन सा कॉम्पिटिटिव है, कौन सा नॉन कॉम्पिटिटिव, कि या फिर दोनों नॉन कॉम्पिटिटिव है या फिर दोनों कॉम्पिटिटिव है? बताओ मुझे, राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स। नेक्स्ट इज अल्कोहल इंक्रीज इनहिबिशन and chronic toxicity is cirrhosis of what? Liver cirrhosis. Then ethanol overdose leads respiratory depression and methanol exposure emergency. Yes, exposure emergency. methanol बहुत ज़्यादा खतरनाक अल्कोहल होता है। Moving to the next part of CNS, next but not the least, yes, this may be last. Next topic is CNS stimulant and cognitive enhancers. The concept for this topic is opposite to that of sedatives. They increase the CNS activity. Okay. अभी देखेंगे हम इसका इफेक्ट क्या क्या होता है। अलर्टनेस, wakefulness, increase attention, as the name indicates CNS stimulants और cognitive enhancers। इसमें कुछ एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। कैफीन और एम्फेटामाइन। कैफीन एडिनोसिन को ब्लॉक करता है और जो एम्फेटामाइन है वो डोपामिन के रिलीज को इंक्रीज करता है, ठीक है। These are the common and important examples of CNS stimulants. Next is cognitive enhancers used in Alzheimer's disease increase acetylcholine, ठीक है। अल्जाइमर डिसीज में हम इसको यूज़ करते हैं कॉग्निटिव एनहांसर्स को, और ये acetylcholine को इंक्रीज करता है। Next is 20 MCQs from this topic also. CNS stimulant example is caffeine. CNS stimulant example is caffeine. Caffeine blocks adenosine. Stimulants increase alertness, and amphetamine increase dopamine. ADHD. What is the full form of ADHD? Tell me in the comment box. ADHD जिसको CNS stimulant से ट्रीट किया जा सकता है। अभी आप मेरे को
फुल फॉर्म बताओगे ADHD की। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि ADHD इन रिस्पेक्टिव टू CNS स्टिमुलेंट्स, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD? तो बताओ मुझे what is the full form of ADHD. Next is Alzheimer therapy increases acetylcholine. CNS stimulation cause wakefulness. Axis stimulant leads to insomnia भी हो सकता है, और अगर बहुत ज़्यादा स्टिमुलेंट हमारे ब्रेन में जाग गए तो क्या हो सकता है? सीजर्स, एपिलेप्सी. Next is cognitive enhancer improves memory. Attention, वो वाली attention नहीं जो आप सोच रहे हो. Attention can be improved by stimulants. Attention can be improved by stimulants. Adenosine cause sleep. जो ADHD की फॉर्म मैंने पूछी थी वो इम्पॉर्टेंट बहुत है, तो इस पर बहुत जगह पूछी जाती है, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ADHD. The next is stimulant किसको अपोज करता है? Sedative scope, dopamine increase produces reward. CNS activation increases focus. Alzheimer disease feature is memory loss. Stimulant overdose causes anxiety. Wakefulness center activated in CNS. Cognitive drug enhance is what? Learning. Cognition means learning. Caffeine effect is alertness, and stimulants activate what? Brain activity. So guys, that's it for today. But don't stop your preparation now. Revise your classifications. आपको वो तो करना ही है जो आपने पहले पढ़ा था, बट जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो मतलब कुछ हो ना हो, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ ये तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के मत जाना। और जितने मैंने क्वेश्चन थे बस एक बार इनसे गो थ्रू कर लोगे तो आपको याद हो जाएगा। बस एग्ज़ाम में आ सकता है क्वेश्चन क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट ही पढ़ा रही हूँ। और इफ़ माई वीडियो will felt like this much or little much informative to you,